अगर तुम इस तरह से बार्गेन करती रहोगी तो मैं तुम्हारी सेफ्टी की गारंटी नहीं ले सकता। और बाहर कुछ ऐसे कीड़े हैं जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन वहाँ एक चींटी था जिसने मुझे चैलेंज किया था। हाँ, लेकिन अपन उसको भूल सकते हैं। वो खाली एक ही तो था। आज एक चींटी चैलेंज करेगी, कल सब चींटियां चैलेंज करेंगी। वहाँ एक ग्रास हॉपर के मुकाबले पिद्दी मगर 100 चींटियां हैं। और जिस दिन ये बात उनकी समझ में आएगी उस दिन से हमारी ऐश बंद। ये खाने की बात नहीं है, ये चींटियों को लाइन में रखने की बात है। आज से 28 साल पहले यानी साल 1998 के अंदर एक हॉलीवुड फिल्म बनी थी बग्स लाइफ। वैसे तो ये एक फैमिली कॉमेडी एनिमेशन फिल्म थी जो कि बच्चों के लिए बनाई गई थी, लेकिन इस फिल्म की कहानी बहुत ही गहरी है और हैरत अंगेज तौर पर आज के मौजूदा हालात को बिल्कुल वैसे रिप्रेजेंट करती है और बताती है कि कैसे दुनिया की एलीट क्लास ताकतवर मुल्क कमजोर को कंट्रोल करते हैं, इनके वसाइल को डर और खौफ से लूटते हैं। तुम इसे बचाओगे? आओ बचा लो। नहीं, बचा के लाइन में खड़े हो जाओ। और जब भी इनमें से कोई एक भी अगर इस जुल्म के खिलाफ ज्यादती के खिलाफ आवाज उठाने लगे तो इसको कैसे टिकाने लगाया जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम चींटियां हमें रिस्पेक्ट देना भूल गए हो, तो खाने की ऑर्डर को हम डबल करते हैं। इन लोगों की सोच, इनकी साइकोलॉजी क्या होती है, ये कैसे खौफ और ताकत को दिखाकर लोगों के शऊर और बगावत को कुचलकर इनको नस्ल दर नस्ल बुज़दिल बनाते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि इनके अंपायर को कोई चैलेंज ना कर सके। इस फिल्म की कहानी को सुनकर बस आपको इसको मौजूदा हालात के ऊपर रिलेट करना पड़ेगा और पूरी कहानी आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की कहानी में दिखाया जाता है कि चुंटियों की एक कॉलोनी है जिसके अंदर लाखों करोड़ों चुंटियां रहती हैं। इनकी हुक्मरान एक मलका है जो कि बहुत ही बूढ़ी और बुज़दिल है। इसकी एक बेटी या फिर शहजादी है जो कि जवान है और बहुत ही बहादुर है, लेकिन कुछ नहीं कर सकती क्योंकि सारा कंट्रोल इसकी माँ के पास है जो कि मलका या फिर हुक्मरान है। इन चुंटियों के सबसे बड़े दुश्मन है चंद टिड्डे या फिर ग्रास हॉपर्स जो कि तादाद के अंदर तो बहुत कम है, लेकिन इनके पास उड़ने की या फिर एयरफोर्स की ताकत मौजूद है, जो हर साल इन चुंटियों की कॉलोनी के पास आते हैं, इनको डराते धमकाते हैं और कहते हैं कि वो इनके लिए खाना और खुराक इकट्ठा करें और इसके बदले में वो इनका डिफेंस करेंगे या फिर इनको दुश्मनों से बचाएंगे। और ये ग्रास हॉपर इस मुआहदे के जरिए इन चुंटियों को डरा धमकाकर इनसे इनकी पूरी फसल छीन लेते हैं या फिर इनके तमाम वसाइल इनसे छीन लेते हैं। बेचारी चुंटियां इनके खौफ की वजह से साल भर मेहनत करती हैं, इनके लिए खाना इकट्ठा करती हैं, लेकिन खुद भूखी रहती हैं। और हर साल ये टिड्डे बहुत सारी फसल लेकर चले जाते हैं और इनके खाने के लिए बहुत ही कम बचता है या फिर बचता ही नहीं है। अब इन चुंटियों की कॉलोनी के अंदर रहने वाले बूढ़े लोग जो कि सालों साल इस चीज को देखते आ रहे हैं, वो अपनी आने वाली नस्लों को बताते हैं कि इसको बदला नहीं जा सकता, ये बिल्कुल ऐसे चलता रहेगा। पर मलका की बेटी जो कि नौजवान खून होता है अपनी माँ को बार बार इस ज्यादती पर कहती है कि हमें इनसे मुकाबला करना चाहिए क्योंकि ये तादाद में हमसे कई 100 गुना कम है, वरना ये लोग हमको भूखा मार देंगे। लेकिन ये बुज़दिल और बूढ़ी मलका हर बार ये कहकर मना कर देती है कि नहीं, ये बहुत ही ताकतवर है, हम इनसे नहीं लड़ सकते। फिर ऐसा होता है कि एक नौजवान जो कि इसी कॉलोनी के अंदर रहता है और नौजवान खून होता है, इसका नाम होता है फ्लेक। वो अकेले खड़ा होता है और कहता है कि हमें इनसे लड़ना चाहिए वरना ये हमारा सब कुछ छीन लेंगे, पर कोई भी उसका साथ नहीं देता। इन टिड्डों के लीडर का नाम होता है हॉपर, जिसने मलका को इस कदर डरा कर रखा होता है कि वो इसी खौफ की वजह से फ्लेक को अपनी कॉलोनी से बाहर निकाल देती है कि ये लोगों के अंदर बगावत पैदा कर रहा है। और फ्लेक इस कॉलोनी से बाहर जाकर गरीब कीड़े मकोड़े जो कि सर्कस में काम करते हैं इनको अपने साथ मिला लेता है, जो कि मुख्तलिफ नस्लों से होते हैं। फिल्म में इनको सर्कस बग्स कहा गया है जिनके पास मुख्तलिफ किस्म की सलाहियतें मौजूद हैं जो कि वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब फ्लेक इन सबको इकट्ठा करके चुंटियों की कॉलोनी में लाता है और ये मिलकर एक लकड़ी का परिंदा बनाते हैं जिससे टिड्डे बहुत ज्यादा डरते हैं। और ये परिंदा सिर्फ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की वजह से बहुत ही सस्ते के अंदर बहुत ही आसानी से बन जाता है। सो जब अगली बार ये टिड्डे वापस आते हैं तो ये इस परिंदे को इन पर छोड़ देते हैं जो कि साइज के अंदर बहुत ही बड़ी और खौफनाक थी, और इनको देखकर ये टिड्डे खौफ से वहां से भागने लगते हैं। लेकिन जब इस मसनूई परिंदे के अंदर आग लगती है और ये जमीन पर गिरता है तो ग्रॉस हॉपर्स को एहसास होता है कि ये तो सिर्फ एक धोखा था, ये कोई असली परिंदा नहीं है। और हॉपर इनकी मलका को मारने वाला ही होता है कि वो देखता है कि तमाम चुंटियां अचानक से होश में आकर बगावत कर देती हैं, इनको अचानक से शऊर आ जाता है। यानी एक लंबे टाइम तक ग्रॉस हॉपर्स ने अपने खौफ की वजह से जो इनके दिमाग को बिल्कुल कुंद कर दिया था वो अचानक से काम करने लगता है और ये बड़ी तादाद के अंदर इसके खिलाफ खड़ी हो जाती हैं। वो समझ जाती हैं कि असल ताकत तो हमारे पास है क्योंकि इन लोगों को हमारी जरूरत है। बेशक ये ताकत के अंदर ज्यादा है लेकिन तादाद के अंदर और हिम्मत में हम ज्यादा हैं। लिहाजा अब की बार अपनी तादाद का फायदा उठाकर अपनी ताकत को पहचान कर वो इनके पीछे पड़ जाती हैं।
और इसी दौरान हम देखते हैं कि एक असली परिंदा भी वहां पर आ जाता है जो कि चूंटियों की मदद करता है, जिसके बाद इन टिड्डों को वहां से वापस भागना पड़ता है और वो परिंदा और इसके बच्चे इस हॉपर को मार देते हैं। अब अगर इस तमाम कहानी को आज के टाइम पर अप्लाई करें तो पूरी कहानी आपको समझ में आ जाएगी कि दरअसल ये ग्रॉस हॉपर पूरी दुनिया के अमन को या फिर फसलों को तबाह करने वाली फौज और रियासत यानी अमेरिका और इसराइल हैं। सबसे बढ़कर इनका लीडर ट्रंप है, जिसके पास ये एयरफोर्स के टेक्नोलॉजी F-35 टेक्नोलॉजी मौजूद है, लेकिन ये तादाद के अंदर बहुत ही कम है। और इवन कि आप नोटिस करेंगे कि इस हॉपर के बात करने का तरीका, इसका स्टाइल और इसकी शख्सियत भी काफी हद तक ट्रंप से मिलती है। इन्होंने इन चूंटियों को, जिनके पास अपने डिफेंस के लिए कुछ भी नहीं था पर ये तादाद के अंदर ज्यादा है, इनको डरा धमका कर रखा हुआ था। और ये चूंटियां और कोई नहीं बल्कि गल्फ स्टेट्स हैं और इनके ये बुज़दिल हुक्मरान। और जैसे ये ग्रॉस हॉपर्स इन चूंटियों का खाना या खुराक लूटते थे, वैसे ये इनके ऑयल को लूट रहे हैं और ये खुशी खुशी इनके खौफ की वजह से इनको सब कुछ पेश कर रहे हैं, जिनका लीडर ये मलका है। और इस मलका से मुराद ये अरब के तमाम हुक्मरान हैं जो कि इसके खौफ की वजह से ट्रंप और नेतन्याहू के आगे लेट चुके हैं। लेकिन मलका की शहजादी जो कि जवान खून है, वो आज के अरब नौजवान है जो कि इनसे लड़ना तो चाहते हैं लेकिन इनका कोई साथ देने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये आपस में तकसीम है। और ये नौजवान च्यूंटी फ्लेक जो कि अकेला था, इसने ना सिर्फ अपने पूरे झुंड के खिलाफ बगावत की बल्कि ग्रॉस हॉपर्स के खिलाफ भी लड़ने के लिए बगावत की थी। वो और कोई नहीं बल्कि मौजूदा दौर के अंदर ईरान है, जिसे अरबों ने अपनी कॉलोनी से, अपने इत्तेहाद से बाहर निकाल दिया, सिर्फ इन ग्रॉस हॉपर्स के ताकत के खौफ की वजह से। इस फिल्म में जो लड़ने वाला आर्टिफिशियल सस्ता परिंदा दिखाया गया है, जिसने इन टिड्डों को वापस पलटने पर मजबूर कर दिया था, वो और कुछ नहीं बल्कि ईरान के मिसाइल और ड्रोन्स की ताकत है, जो वैसे तो इनके एयर डिफेंस सिस्टम और F-35 के सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन इनको माली तौर पर इतना नुकसान पहुंचा दिया है, इनकी रेपुटेशन इतनी खराब कर दी है कि इनको मजाकरात का बहाना बनाकर वापस पलटने पर मजबूर कर दिया है। इमेजिन करें कि दुनिया की सुपर पावर एक ऐसे मुल्क से जिसके पास एयरफोर्स नहीं है, नेवी ना होने के बराबर है, इसके खौफ से मजाकरात की भीख मांगे। ये इनके लिए कितनी शर्म की बात और कितना जिल्लत का मकाम है। और सोचें अगर वो ये बात एक्सेप्ट कर लें तो दुनिया के अंदर इनकी क्या इज्जत बाकी रह जाएगी। हैरत अंगेज तौर पर फ्लेक ना सिर्फ इस फिल्म के अंदर बहादुर था बल्कि इसको टेक्नोलॉजी भी बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल करनी आती थी। और इसने फिल्म के अंदर जिस परिंदे को डिजाइन किया था उसको आप शायद ड्रोन्स या फिर मिसाइल कह सकते हैं। वो नई नई चीजें बनाने के अंदर एक्सपर्ट था और फिल्म के अंदर जिन बग्स ने इसका साथ दिया यानी सर्कस बग्स, वो दरअसल इसकी प्रॉक्सीज यानी हजबुल्लाह, हमास और हुतीज हैं, जिन्होंने इस जंग के अंदर खुलकर इसका साथ दिया। और फिर इसके बाद जो असल परिंदा था वो दुनिया की असल सुपर पावर थी जो कि इस जंग के अंदर शामिल हो गई। मिसाल के तौर पर चाइना, रशिया, पाकिस्तान, टर्की, ये सब मिलकर सिर्फ एक आवाज यानी ईरान के खड़े होने पर इसके खिलाफ हो गए। और हम खुद देख रहे हैं कि इनके इत्तेहादी भी एक एक करके इनका साथ छोड़ रहे हैं, क्योंकि इनको भी शऊर आ चुका है और अब ये हॉपर सिर्फ अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। हैरत अंगेज तौर पर इस फिल्म के अंदर हॉपर जो डायलॉग इस्तेमाल करता है वो खुद ट्रंप भी बोल चुका है। जब इससे कहा जाता है कि इन लाखों करोड़ों चूंटियों के अंदर सिर्फ एक फ्लेक ही तो है जो कि बगावत के अंदर खड़ा हुआ है, इसको इग्नोर कर दे या फिर छोड़ दे क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसको इतना सीरियस क्यों ले रहा है, तो वो जवाब देता है कि अगर आज इनमें से एक हमारे सामने खड़ा हुआ है, इसको अगर छोड़ दिया तो कल ये सब हमारे सामने खड़े हो जाएंगे। वो कहता है कि मसला सिर्फ खुराक का नहीं है बल्कि इनको कंट्रोल करने का है। जैसा कि फिल्म में दिखाया गया है कि फ्लेक से मार खाने के बाद बाकी सब चूंटियों को भी होश आना शुरू हो जाता है कि जिस तरह से हमसे प्रोटेक्शन का वादा करके हमारा ऑयल, हमारे वसाइल और दौलत को डील्स के नाम पर लूट कर और जरूरत के वक्त हमें अकेला छोड़ दिया गया। इसी तरह से ये गल्फ मुल्क भी अपनी पॉलिसी को बदल रहे हैं, क्योंकि सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बढ़ा रहा है तो तुर्किया के सदर ने इसराइल के सदर को हिटलर कहकर इस पर हमले की धमकी भी दे दी है। और यमन और लिबनान तो इससे पहले से लड़ रहे हैं। यानी आहिस्ता आहिस्ता बाकी रह जाने वाली चूंटियों को और इनके हुक्मरानों को भी होश आ गया है। वो नींद से जाग चुके हैं और हिम्मत करके अपने मुल्क के फैसले अमेरिका और इसराइल से आजाद होकर खुद करने जा रहे हैं। आप जरा गौर से देखें कि ये है वो मलका जो कि चूंटी है और ये है दुबई के बादशाह रूलर की शक्ल। क्या ये सब आपको इत्तेफाक लग रहा है? इनडायरेक्टली इस फिल्म ने आज से तकरीबन 28 साल पहले ढके छुपे अल्फाज के अंदर वो हकीकत दिखा दी जो कि आज के दौर के अंदर कोई मीडिया, कोई फिल्म नहीं दिखा सकती। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है बल्कि सोची समझी प्लानिंग है, क्योंकि दुनिया के ताकतवर लोग कमजोर को ऐसे डरा धमकाकर इनके वसाइल को कंट्रोल करते हैं, इनके वसाइल को लूटते हैं। और आज भी दुनिया में यही कुछ हो रहा है, क्योंकि दुनिया की 1% आबादी के पास पूरी दुनिया की 50% से ज्यादा दौलत है। आलमी इदारे, बड़ी कारपोरेशंस और मालियाती निज़ाम इसी टिड्डे निज़ाम की तरह काम करते हैं। पाकिस्तान के तनाजुर में देखें तो IMF की शराइत, जागीरदाराना निज़ाम और कार्टेल इकोनॉमी इसी ढांचे की अमली तस्वीर है। यानी इनका पूरा निज़ाम सिर्फ इसी खौफ पर कायम है जो कि दर हकीकत वहम है जिसको तोड़ा जा सकता है, जैसे ईरान ने यह बात अकेले साबित की है।
और आज की एलीट भी कमजोर को कंट्रोल करने के लिए यही करती है कि मेन स्ट्रीम मीडिया के जरिए मुसलसल खौफ पैदा करना, दुश्मन बनाते रहना, अवाम को इतना मसरूफ और खौफजदा रखना कि वो अपनी असल ताकत को कभी पहचान ही ना सकें, कभी इनको महंगाई महसूस ही ना हो जान के खौफ से। इसलिए आज आप देखते हैं कि इसराइल और अमेरिका को ईरान जंग के अंदर जितना नुकसान हो चुका है, मीडिया को रिपोर्ट करने की बिल्कुल इजाजत नहीं है। वहां पर स्टेट कंट्रोल मीडिया है और इनको सिर्फ इस बात का खौफ है कि कहीं अगर सच सामने आ गया तो कहीं हमारा खौफ दुनिया में खत्म ना हो जाए और कल को ईरान की तरह और चुनटियां अपनी ताकत पहचान कर हमारे सामने ना आ जाएं। ये टिड्डे अच्छी तरह से जानते हैं कि चुनटियां अगर इकट्ठी हो गई तो इनका कुछ नहीं बचेगा और इसीलिए इनकी स्ट्रेटजी है डिवाइड एंड रूल, यानी शिया सुन्नी, अरब नॉन अरब, हुक्मरानों को डराना, आपस में लड़वाना और एक दूसरे के लिए गलत फहमियां पैदा करना, शकूक व शबात पैदा करना, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाना। बिल्कुल ऐसे ही जैसे ईरान जंग के अंदर इसराइल ने कई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके एक दूसरे को लड़वाने की कोशिश की, लेकिन हर बार पकड़ा गया। अब यहाँ पर समझने की बात यह है कि चुनटियां इसलिए नहीं लड़ती थी क्योंकि इनको यकीन हो गया था कि टिड्डों के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकती, पर यह कोई सच नहीं था बल्कि ये सदियों की कंडीशनिंग थी। और बिल्कुल इसी तरह से आज के टाइम के अंदर कर्जे, डॉलर का निजाम, स्विफ्ट सिस्टम, टेक्नोलॉजी का असर मकरूज मुल्कों को ये यकीन दिलाता है कि IMF के बगैर इनकी मईशत डूब जाएगी, लेकिन हकीकत यह है कि IMF की शराइत इन मुल्कों को डिबो रही हैं। आम आवाम पर टैक्स लगवा कर इन्होंने शऊर वाली आवाम को रोटी और घर तक महदूद कर दिया है। वो आज़ादी के बारे में सोचते ही नहीं है। आपने देखा होगा कि IMF ने कभी भी किसी अशराफिया पर कोई टैक्स नहीं लगाया, कभी इनका एहतसाब नहीं मांगा। इस पूरी फिल्म का इनकलाबी लम्हा वो था जब फ्लिक ने आवाम को आईना दिखाया और इसने कहा कि हम तादाद के अंदर ज्यादा हैं, डर झूठ है, और फिर पूरी बस्ती खड़ी हो गई। और आज के दौर में भी ये काम सिर्फ और सिर्फ शऊर कर सकता है, चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए हो, तालीम के जरिए हो या फिर इस्लामी बेदारी के जरिए। क्योंकि जब अवाम को ये होश आ जाता है कि असल ताकत उनके पास है तो निज़ाम हिल जाता है और इसी खौफ की वजह से शऊर देने वाले लीडर हमारे मुल्क के अंदर या तो फांसी चढ़ चुके हैं या फिर अभी तक जेल के अंदर कैद तन्हाई काट रहे हैं। कुल मिलाकर बग्स लाइफ को सिंपल एनिमेशन नहीं है बल्कि ये ताकत और कंट्रोल की साइकोलॉजी को दिखाती है। जब से इंसान हजारों साल से इसको इस्तेमाल करते आ रहे हैं और इसका सबक हर दौर के अंदर ताज़ा है। पर हकीकत यह है कि जुल्म उसी दिन खत्म हो जाता है जिस दिन मजलूम अपनी तादाद को गिनता है। और ये मंजर हमने दुनिया में कई बार इनकलाब की सूरत देखा है, जैसे फ्रांस के अंदर हो, ईरान का इनकलाब हो या फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट की आज़ादी हो। बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।